Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class of cloud computing. I'm your instructor, Dr. Nazia Anwar. In this lecture, we will discuss the emergence of cloud computing. In the previous lecture, we discussed about server hardware, including server processors, redundant power supplies, RAID controller, ECC memory, and functions of servers. Today, let us talk about the emergence of cloud computing. Cloud computing is a hot topic, as you know. In fact, it's no longer a question of कि कोई कंपनी जो है इट विल अंडरगो अ क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट, ये अब सोचने की कोई बात ही नहीं है, बल्कि क्वेश्चंस अबाउट प्रिसाइजली कौन कौन सी सर्विसेज या ऑपरेशंस जो हैं दे शुड बी शिफ्टेड इनटू द क्लाउड, हाउ मच विल दे कॉस्ट, हाउ मच विल दे सेव द बिजनेस, एंड हाउ क्विकली कैन इट all happen. These questions are dominating the conversation nowadays. अब ये कोई सोचने की बात ही नहीं है कि कोई कंपनी अब ये नहीं सोच रही कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग को अडॉप्ट करें या नहीं करें या माइग्रेट करें अपने ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ या नहीं, बल्कि अब ये इन बातों पर डिस्कशंस हो रही है कि हमें कौन कौन सी सर्विसेज या ऑपरेशंस जो हैं वो अपने क्लाउड पर शिफ्ट करने हैं, कितना कॉस्ट लगेगी, हमारे बिजनेस में कितनी प्रॉफिट में मिलेगा, कितनी बचत होगी, कितनी कॉस्ट सेविंग्स होंगी और ये कितना क्विकली ये सारा प्रोसेस हो सकेगा. बट वेयर हैज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन कम फ्रॉम? व्हाट आर इट्स ओरिजिन्स एंड वेयर आर वी टुडे? And where it's going next? So let's consider the history and evolution of cloud computing that has brought us up to the present and examine the trends that will impact the future. अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की हिस्ट्री और एवोल्यूशन देखते हैं, इसकी इमर्जेंस देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रेजेंट तक आए हैं और जो है वो फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं. व्हेन वी थिंक ऑफ द क्लाउड, हम बहुत कम जो है 21st सेंचुरी से भी पहले तक में हम 21st सेंचुरी, बिफोर द 21st सेंचुरी तक हमारा जहन नहीं जाता, क्योंकि तकरीबन जस्ट एक पास्ट डेकेड या तकरीबन 1 or 2 डेकेड्स पहले ही क्लाउड कंप्यूटिंग की टर्म जो है इट रियली स्टार्टेड टू डेवलप इनटू द कंप्यूटर पावरफुल कंप्यूटिंग पैराडाइम विच वी नो टुडे. But the truth is that concepts of the cloud have existed for many years and in fact can be traced as far back as the 1960s with mainframe computing. That is a centralized computing paradigm. हमें ऐसा लगता है कि शायद अभी एक डेकेड पहले ही क्लाउड कंप्यूटिंग की टर्म जो है वो इमर्ज हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है. क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट जो थे ये बहुत साल पहले से चल रहे हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं 1960 से, जब मेन फ्रेम कंप्यूटिंग जो कि एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग पैराडाइम है जब वो यूज़ हो रहा था. और उन अर्ली डेज में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो थे वो दे वर वेरी ह्यूज मशीन्स एंड वेरी एक्सपेंसिव. दे वर टू एक्सपेंसिव टू बाय, और किसी एक मेन फ्रेम मशीन को ओन करना और उसको मेंटेन करना किसी भी सिंगल एम्प्लॉई के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि कोई भी सिंगल एम्प्लॉई या कोई सिंगल पर्सन इंडिविजुअल किसी एक मेन फ्रेम मशीन को बाय करे और फिर उसको मेंटेन करे.
और ऑफ कोर्स हर सिंगल एम्प्लॉय को या हर इंडिविजुअल को ज़रूरत भी नहीं है हर टाइम वो मेन फ्रेम मशीन की। उस टाइम इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब ज़रूरत है। तो एज सच ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस थी दे वुड परचेज जस्ट 1 or 2 मशीन्स। पूरी फुल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उस टाइम में वो 1 या 2 मेन फ्रेम मशीन्स जो थी वो परचेज करते थे और उन पर इम्प्लीमेंट करते थे टाइम शेयरिंग स्केड्यूल्स, जिसकी वजह से बहुत सारे मल्टीपल यूज़र्स जो थे वो उस सेंट्रल मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते थे अपने डिफरेंट रिमोट कनेक्टेड स्टेशन से या ऑन प्रेमिसेस कनेक्टेड स्टेशन से उसी एक सिंगल मशीन को टाइम शेयरिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते थे। और उन स्टेशंस को कहते थे डंप टर्मिनल्स। डंप टर्मिनल्स वो टर्मिनल्स होते हैं जिनकी अपनी कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं होती। And even so, this type of shared computational power is the basic underlying premise of cloud computing। लेकिन यहीं से ही क्लाउड कंप्यूटिंग जो है का आप कह सकते हैं कि ओरिजिन हुआ, इमर्जेंस हुई। अच्छा, उसके बाद जो है वो 1980s में एक मेजर एडवांसमेंट हुई क्लाउड कंप्यूटिंग में, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ मेजर एडवांसमेंट हुई, जिसमें एक अब कंप्यूटिंग पैराडाइम लोगों ने जिसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। Distributed systems have evolved as a result of the limitations of the centralized systems। जो centralized system में limitations थी ये उसी की वजह से ये system evolve हुआ। और basically the motivation for constructing and using distributed client server systems was, the motivation stems from desire to share resources, ताकि जो है वो रिसोर्स शेयरिंग को ज़्यादा कन्वीनियंट बनाया जाए। बेसिकली ये इसके बिहाइंड मोटिवेशन थी। बिकॉज इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, सारी ट्रांजैक्शंस वो सारी जो है वो किसी सेम लोकेशन से प्रोसेस नहीं होती, बल्कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर्स होते हैं उनमें हो रही होती हैं। लेकिन वो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर्स जो हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल एंटिटी। जैसे कि आप एक बिल्कुल इसको ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे एक गैस स्टेशन है वेयर यू कैन गेट योर गैस फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल शेल है गैस स्टेशन, आप उसकी डिफरेंट ब्रांचेस से गैस जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन द मेन रिसोर्स जो है दैट इज स्टिल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सेम कंपनी। सो इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूजर्स they have the equal access to data, although के यूज़र privileges जो हैं वो आप डिफरेंट उनके इनेबल कर सकते हैं, डिफरेंट यूज़र्स के डिफरेंट प्रिविलेज या राइट्स जो है वो इनेबल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो हैं इसमें इंक्रीज्ड सिक्योरिटी है, इंक्रीज्ड डाटा स्टोरेज है, तो इसमें जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं और हमें ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, डाटा स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, प्राइवेसी कंसर्न्स हमारे ज़्यादा हैं, और साथ ही हमें कांस्टेंट नीड जो है हमारी फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो हैं वो इन सारी चॉइसेस के लिए, इन सारी नीड्स के लिए नेचुरल चॉइस है फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इसके देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, लाइक इनको लो कॉस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इट ऑफर सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, सिक्योरिटी, रिसोर्स शेयरिंग, एंड दे आर एक्सट्रीमली स्केलेबल।
और इसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट हो सकती है अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस जो पीसी बेस्ड एप्लीकेशंस है, लार्ज नंबर ऑफ पीसी बेस्ड एप्लीकेशंस वो डिप्लॉय की जा सकती हैं। इसके अलावा पीसी बेस्ड क्लाइंट्स एंड सर्वर्स जो हैं वो यूनिक्स बेस्ड या लिनक्स बेस्ड इसमें यूज़ होते हैं। और बेस्ट एग्जांपल of a vast distributed system is the internet itself। तो उसके बाद 2000s में क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो ज़्यादा इमर्ज हुई और लोगों ने इस पर शिफ्ट करना स्टार्ट किया। तकरीबन ओवर द पास्ट डेकेड या 1 or 2 decades, in the last 1 or 2 decades cloud computing adoption has seen explosive growth, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैसिव स्केलेबिलिटी की ऑप्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज है और ये सपोर्ट करता है बहुत ह्यूज नंबर ऑफ मोबाइल डिवाइसेस एंड सेंसर्स को। उसमें बिलिंग जो है वो डिमांड यूजेज बेस्ड बिलिंग होती है। तो अब जो है वो ऑलमोस्ट तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इसमें कोई वो थिंकिंग नहीं है या डिबेट नहीं है कि वो शिफ्ट मूव करें या नहीं करें। तकरीबन तमाम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड टूवर्ड्स क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू सी सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग। Centralized computer networks are controlled by a central authority who makes decisions on behalf of the rest of the network. Centralized computing systems में एक central authority होती है जो decisions कर रही होती है, यानी decision making authority होती है, जो बाकी जो उससे clients connected होते हैं उनकी behalf पे decisions जो हैं वो उस central entity ही कर रही होती है। Centralized computing architecture is typically built around a single server or cluster of servers that handles all major processing of the network. The central server runs an application that manages the network. यही जो central server होता है, ये single server या जो cluster of servers हैं जो centralized है, यही तमाम एप्लीकेशंस को रन कर रहा होता है, नेटवर्क को मैनेज कर रहा होता है। और ये सर्वर जो है जनरली इट हैज़ मैसिव कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, मैसिव स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड अदर हाई एंड फीचर्स। And other less powerful computers can connect to the central server and submit their request, which this powerful central server can perform. So what exactly is now let's talk about mainframe. So what exactly is a mainframe? Is it just a big computer? Is it just a massive machine? For example, when you watch television या when you see a movie with a big machine, with a massive machine, तो आपने अक्सर सुना होगा लोगों को बात करते हुए कि मेन फ्रेम के बारे में। तो हो सकता है आपने सोचा हो कि what that is, ये क्या है, what they are talking about, is it a super computer? Actually no. एक वक्त था कि जब मेन फ्रेम जो था उसके बारे में हम कहते थे कि एक वक्त था जब हम वर्ड मेन फ्रेम को यूज़ करते थे फॉर ऐसी लार्ज मैसिव मशीन, एक ऐसा उसकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स के एतबार से कि बहुत लार्ज कंप्यूटर है विच इज़ यूज्ड फॉर हैंडलिंग वेरी लार्ज वर्कलोड्स। यानी मेन फ्रेम की जस्ट यही डेफिनेशन समझी जाती थी कि एक ये बहुत मैसिव मशीन है जो कि फॉर लार्ज नंबर ऑफ वर्कलोड्स को हैंडल करने के लिए यूज़ हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्टोरिकली आप कह सकते हैं कि अ मेन फ्रेम इज़ एसोसिएटेड विद सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग
ये सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग से एसोसिएटेड है और दिस इज ऑपोजिट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लाउड कंप्यूटिंग. मीनिंग ऑल कंप्यूटिंग टास्क्स, जो इसमें जितनी भी कंप्यूटिंग टास्क्स हैं या प्रोसेसेस हैं, कंप्यूटिंग प्रोसेसेस, वो सारे दे टेक प्लेस ऑन द मेन फ्रेम इटसेल्फ. यानी इसी के प्रोसेसर पर सारे कंप्यूटिंग जो है वो अकर हो रही होती है, परफॉर्म हो रही होती है इसके प्रोसेसर, मेन फ्रेम के ही प्रोसेसर में. A mainframe is a large, expensive, powerful server that can handle hundreds or thousands of connected users or servers simultaneously. Remember, a server controls access to the hardware, software, and other resources on a network and provides a centralized storage area for programs, data, and information. सर्वर्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम 2 to several thousand कनेक्टेड कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम. और लोग पर्सनल कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं या टर्मिनल्स को यूज़ करते हैं टू एक्सेस डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स ऑन अ सर्वर. टर्मिनल क्या है? वो कोई भी डिवाइस या जिसके साथ कोई मॉनिटर, कीबोर्ड या मेमोरी अटैच होती है उसको हम टर्मिनल कहते हैं. तो मेन फ्रेम जो है वो एक लार्ज, एक्सपेंसिव, पावरफुल सर्वर है जो कि हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टेड यूज़र्स को या सर्वर्स को सिमल्टेनियसली हैंडल कर रहा होता है. मेन फ्रेम्स स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशंस. बहुत सारी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए मेन फ्रेम्स को यूज़ कर रही होती हैं, क्योंकि मेन फ्रेम्स के साथ ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरप्राइजेस जो हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशंस, बिग इंटरप्राइजेस, दे आर एबल टू बिल मिलियंस ऑफ कस्टमर्स. या इसी तरह आप अपने उनके बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पेरोल प्रिपेयर करने हैं, या कोई इन्वेंट्री आइटम्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स हैं इन्वेंट्री में, उनको मैनेज करना है. तो इस टाइप के टास्क जो बड़ी बिग ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं, उसके लिए मेन फ्रेम यूज़ किया जाता है. एक स्टडी में ये रिपोर्ट हुआ कि मेन फ्रेम्स जो हैं दे प्रोसेस मोर देन 83% ऑफ ट्रांजेक्शन्स अराउंड द वर्ल्ड. Servers and other mainframes, they can access data and information from a mainframe, or people can also access programs on the mainframe using terminals or personal computers. For example, a single mainframe server of IBM's Z series can provide the equivalent computing throughput of at least 1 lakh virtual servers. And is actually very economically efficient, and more of businesses are trying to make them the most energy efficient as possible. The mainframe computers need a large enough space to be located. इनको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है रखने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा लार्ज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए सारी बातें यूज़ किए जाते हैं. In 1960s and 1970s, the mainframes were leased out by the manufacturers rather than sold because of enormous cost of ownership. The time and cost of mainframes were leased out by the companies that owned them. Back then, of course, mainframes को परचेज करना, उनको मेंटेन करना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट प्रोहिबिटिव था, मतलब बहुत एक्सपेंसिव था बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. सो लीजिंग इट्स टाइम एंड प्रोसेसिंग वाज एन अफोर्डेबल ऑप्शन एट दैट टाइम. मोर ओवर इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और इनके लिए इनको कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, बिकॉज
having to find a way to cool a mainframe computer is difficult just because of their size alone. इसका इतना बड़ा लार्ज साइज होता है तो इसको कूलिंग प्रोवाइड करना भी एक इशू है. The other problem with the mainframe computers is that they are extremely expensive to even run, again because of their size, and the amount of electricity to cool and run the mainframe computers makes them not the most energy efficient machine to have in any organization. अब हम मेन फ्रेम लीजिंग मॉडल को देखते हैं. The customers were charged on monthly basis for the use of hardware such as CPU, memory and peripheral devices. मेन फ्रेम के जो कस्टमर्स हैं उनको चार्ज किया जाता था उस टाइम में मंथली बेसिस पर, जैसे कि वो जब उनका हार्डवेयर यूज़ करें जैसे कि CPU, मेमोरी या कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो मंथली बेसिस पे चार्ज किया जाता था. अब याद करें कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने डिस्कस किया था कि पर आवर या पर मिनट बेसिस पे जो है वो चार्जिंग होती है. अच्छा, इसके अलावा तो सॉफ्टवेयर, कंपाइलर्स, एडिटर्स एक्सेट्रा यूजेज वाज चार्ज्ड फॉर द टाइम ऑफ यूजेज. जो सॉफ्टवेयर का यूजेज चार्जिंग थी, बिल था, वो जितने टाइम उनको यूज़ किया जाता था उसकी बेसिस पर बिल किया जाता था. और इसकी क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मेन फ्रेम्स जो हैं दे आर टिपिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय लार्ज कंपनीज सच एज IBM, एमदाल, हिटाची. इनका जो मेन पर्पस है वो है कमर्शियल एप्लीकेशंस को रन करना, जैसे कि फॉर्च्यून 1000 बिजनेसेस हैं या इसी तरह की दूसरी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पसेस हैं. उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का टाइम जो है वो लीज़ किया जाता था. और अभी भी इनको ओन करना बहुत एक्सपेंसिव है. आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं जैसे कि बैंकिंग है या इंश्योरेंस बिजनेसेस है, where enormous amounts of data are processed, typically at least millions of records each day. The mainframe leasers used to develop customized software exclusively for a client organization and charged for it. The client was also charged for the maintenance of those customized software. This model still exists in the form of cloud computing. जो मेन फ्रेम के लीजर्स थे, यानी मेन फ्रेम को जो लीज पर प्रोवाइड करते थे सर्विसेज, वो इसके लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे जो कि एक्सक्लूसिवली उस क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता था, जिसको वो उस सॉफ्टवेयर को यूजेज बेस पे फिर चार्ज करते थे. इसके अलावा क्लाइंट्स जो है क्लाइंट मेन उसकी कंप्यूटिंग टाइम जितना टाइम यूज़ कर रहा है उसकी तो मंथली बेसिस या रिसोर्सेज जो हैं वो उसकी मंथली बेसिस पे चार्जिंग होती थी, लेकिन जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट को प्रोवाइड किए जाते थे वो यूजेज बेस्ड पर कि जितने टाइम के लिए यूज़ करते थे उतने टाइम की बेस पर उनको बिल किया जाता था. दिस मॉडल स्टिल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. एक्चुअली द क्लाउड इज़ नॉट अ मेन फ्रेम. आप नहीं कह सकते क्लाउड को मेन फ्रेम. और इसके अलावा मेन फ्रेम जो है इट इज़ ईदर नॉट अ सुपर कंप्यूटर. मेन फ्रेम जो है ये बहुत अरसे से यूज़ हो रहा है, तकरीबन 1960 से, और जब बिल्कुल तकरीबन स्टार्ट ऑफ कंप्यूटिंग था तब से ये है, और इट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन अपग्रेडेड फॉर्म इवन टुडे. ये तब से लेकर अब तक अपग्रेडेड फॉर्म में अभी तक यूज़ हो रहा है. एंड मेन फ्रेम स्टिल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन cloud computing. Now let's talk about supercomputers. We have all heard about supercomputers. Unlike mainframes के या mini computers के supercomputers जो हैं they are used for heavy stuff like
वेदर मैप्स या कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स लाइक एटॉमिक बॉम्ब्स, फॉर फाइंडिंग ऑयल्स, फॉर अर्थक्वेक प्रिडिक्शन, और ऐसी साइंसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं या इंटेंसिव साइंटिफिक मैथमेटिकली इंटेंसिव साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सिमुलेटिंग न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट, फोरकास्टिंग द वेदर, सिमुलेटिंग द क्लाइमेट, या जैसे किसी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की स्ट्रेंथ को टेस्ट करना है, तो इस तरह की सारी कैलकुलेशंस में सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि एक जनरल पर्पस सुपर कंप्यूटर जो है दे कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोल्युटली एनीथिंग। गवर्नमेंट्स जो हैं वो इनको किसी भी ईवसड्रॉपिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि थ्रू टेलीफोन लाइंस या डाटा लाइंस या ईमेल्स के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू, और यानी तकरीबन सुपर कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म एनीथिंग। ये सुपर कंप्यूटर जो है आप देख रहे हैं, इट इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल सुपर कंप्यूटर। हिस्टोरिकली एक सुपर कंप्यूटर जो है ये एसोसिएट होता है, आप इसको कह सकते हैं कि साइज़ से एसोसिएटेड होता है, यानी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो उस साइज़ भी उसका काफ़ी फास्टेस्ट भी है होता है। जो हम कहते हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स दुनिया में अवेलेबल हैं उनमें जो सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो फास्टेस्ट होता है और या लार्जेस्ट इन साइज़ होता है, बिकॉज सुपर कंप्यूटिंग मीन्स mass computing at ultra high speed, meaning with supercomputers you can do anything in real time, means now right away immediately with a supercomputer that you can do anything that cannot be done in your lifetime with one single PC. So certain tasks are in some ways not possible to do in real time on PCs. For example, it will take a single PC more than a few days or weeks to calculate a weather map, resulting in the predictions of the weather several days old when the map is finished. तो इस प्रिडिक्शन का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुपर कंप्यूटर इसी सेम जॉब को विद इन फ्यू मिनट्स परफॉर्म करेगा, और हम एज यूजर्स हम यही चाहते हैं, टॉप स्पीड। सो व्हाई डू वी नीड अ सुपर कंप्यूटर? वेल, एज अ नॉर्मल पर्सन ऑन द स्ट्रीट you don't. Supercomputers are used for problems that are extremely complex, like simulation of molecular behavior, or modeling of the Earth's climate, or creating simulations for building airplanes, or creating new chemical substances या नए materials create करना, और testing car crashes without having to crash a car. सुपर कंप्यूटर्स ऐसी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे दिन लगें रिजल्ट्स को गेट करने के लिए, या ऐसे केसेस में व्हेन द रिजल्ट्स आर इम्पॉसिबल फॉर अ स्लोअर कंप्यूटर टू कैलकुलेट। सुपर कंप्यूटर्स ऐसे प्रॉब्लम्स को बहुत क्विकली सॉल्व करता है, परफॉर्म करता है ऐसे ऑपरेशंस को, और पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता है। इन सुपर कंप्यूटर्स में दे हैव मोर प्रोसेसर्स, और ये क्या करता है कि प्रॉब्लम्स को स्प्लिट करता है इनटू चंक्स, और हर प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट पीस पर काम कर रहा होता है, डिफरेंट चंक पर काम कर रहा होता है, और सारे प्रोसेसर्स जो हैं दे वर्क टुगेदर एट द सेम टाइम। जब आप सुपर कंप्यूटर से कोई अपने टास्क परफॉर्म करवाना होगा तो ये ऐसे होगा कि
आप 100 मिलियन पीसीस से वो टास्क परफॉर्म करवाएं. मीन्स व्हेन यू आस्क अ सुपर कंप्यूटर टू वर्क ऑन अ प्रॉब्लम, it can be like asking 100 million pieces to work on that problem. ये है पावर. यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर that helps your laptop what to do, आप which is probably won't work when you are talking to a supercomputer. सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं दे रिक्वायर्ड स्केल्ड अप सॉफ्टवेयर जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं, असाइन करते हैं, स्टोर करते हैं और डाटा को प्रोसेस करते हैं एक ख़ास पर्टिकुलर वे में, जिससे कि पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग जो है वो पॉसिबल हो सकती है. एंड सम प्रॉब्लम्स आर ईजियर टू सॉल्व विद पैरेलल कंप्यूटिंग देन अदर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम लाइक आपने वर्ल्ड के वेदर को फोरकास्ट करना है फॉर द नेक्स्ट वीक, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं इनटू सेपरेट सब प्रॉब्लम्स, जो कि जैसे कि हर सेपरेट कंट्री का सेपरेट फोरकास्ट आपने क्रिएट करना हो. तो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैं वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, जिनको ईजिली स्प्लिट किया जा सकता है चंक्स में अक्रॉस अ पैरेलल कंप्यूटिंग नेटवर्क, और इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम एम्बैरेसिंगली पैरेलल प्रॉब्लम्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ट्रिवियल यानी बहुत ट्रिवियली ईजी टू डिवाइड होते हैं, यानी बहुत आसानी से इनको चंक्स में डिवाइड किया जा सकता है. इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए सुपर कंप्यूटर्स को साइंटिस्ट यूज़ करते हैं. इसके अलावा अगर बहुत सारे इमेंस नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जो है जब उनको रन किया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ पावर भी रिक्वायर होती है, एक तो कंप्यूटर्स को रन करने के लिए और उनको कूल करने के लिए. जैसे कि अगर आपका लैपटॉप है, इट हैज़ अ फैन इन इट टू कीप ऑल इट्स मूविंग एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कूल. उसका फैन रन हो रहा है तो इट कैन कंटिन्यू टू फंक्शन ऑप्टिमली. कंप्यूटर्स जो कि बहुत लार्जर स्केल पे हैं, दे ऑल्सो हैव टू बी केप्ट कूल्ड ईदर बाय बाइंग फैन और बाय कूल्ड वाटर, जो कि उसकी पाइप्स में से फ्लो कर रहा होता है थ्रू आउट द कंप्यूटिंग बिल्डिंग. So, supercomputers not only solve some of the world's toughest problems but also present interesting software and hardware challenges for world's most creative problem solvers. इधर आप फिगर में देख रहे हैं, below the supercomputers is a piping system that sends up room temperature water to keep the machines cool. ये उनकी मशीन्स को कूल करने के लिए वाटर पाइप्स जो है उनका फ्लो हो रहा होता है. सुपर कंप्यूटर में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर कोर्स होती हैं, जो कि और पूरी एक इंटायर बिल्डिंग सुपर कंप्यूटर को रिक्वायर होती है हाउस करने के लिए, और उसकी कूलिंग जो है उस पर आप मेंशन नहीं कर सकते कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उसकी कूलिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं. बट डिस्पाइट दीज चैलेंजेस more and more organizations, countries are like US and China, they are developing new exascale supercomputers which promise a 5-fold performance boost compared to current leading systems. जैसे right now, according to the top 500 list of the world's fastest supercomputers, the Tianhe 2, Milky Way 2, in Chinese Tianhe, ये जो वर्ल्ड की टॉप 500 लिस्ट है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट है, उसके मुताबिक जो है नंबर 4 पर है थियनखा 2.
ये इंस्टॉल्ड है एट द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर इन ग्वांगजो, और इट वाज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रॉम जून 2013 until 2016. उसके बाद टॉप 500 लिस्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स में थर्ड नंबर पर है सनवे थाईकू लाइट, इन चाइनीज शनवे थाईकू चीक्वांग. It was built in China National Supercomputing Center in Wuxi. It was the world's fastest supercomputer from June 2016 until June 2017. ये आप देख रहे हैं टॉप 500 लिस्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स में जो सेकेंड नंबर पर सुपर कंप्यूटर है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर सायरा, built in US Lawrence Livermore National Laboratory, और it was the fastest supercomputer from June 2017 until November 2018. Number 1, IBM Summit, built in US Oak Ridge National Laboratory, was the world's fastest supercomputer from June 2018 until now. Summit जो है, this is the first supercomputer to reach exaflop, that is a quintillion operations per second speed. Summit computer system provides scientists and researchers the opportunity to solve complex tasks in the field of energy, AI, artificial intelligence, human health, and other research areas. Now, as we have discussed, supercomputers are used to solve a diverse array of complex problems like how to speed up discovery of new coronavirus drugs and help us ask questions the world needs answers to. The fight against the novel coronavirus is just one example of how supercomputers have become an essential part of the process of discovery. The $200 million Summit and similar machines, they are able to simulate the birth of the universe, explosions from atomic weapons, and a lot of other complicated events, जो कि बहुत वायलेंट इवेंट्स को या कॉम्प्लिकेटेड इवेंट्स को सिमुलेट करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, जिनको लैब में रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, उन सबको सुपर कंप्यूटर्स में सिमुलेट किया जाता है. So that was all about mainframes and supercomputers, and I hope this lecture was helpful and you can take benefit from this course in your career ahead. Thank you everyone for taking this lecture.